मिलकर तय करेंगे। सर्वसम्मति से ये फैसला कांग्रेस के महाधिवेशन में लिया गया, जिसका ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सीडब्ल्यूसी में युवाओं को मौका देना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। और ऐसे में सवाल बना हुआ था कि क्या सीडब्ल्यूसी के चुनाव होंगे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस महाधिवेशन में यह फैसला ले लिया गया है। बैठक में खुद इस बात की जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी और बताया कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होंगे। दरअसल इसमें कुछ स्थायी सदस्य होते हैं और कुछ चुनकर आते हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस के महाधिवेशन में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, सहमति से फैसला लिया गया है और खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी दी है। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के मिशन पूर्वोत्तर की। दरअसल पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आए, जिसमें भारी भीड़ वहां पर नजर आई है। शिलांग में पीएम मोदी का रोड शो निकला। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि शिलांग में पीएम मोदी के रोड शो की आपके सामने तस्वीरें हैं। मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिलांग में पीएम मोदी ने रोड शो किया और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज नागालैंड के दीमापुर भी पहुंचे। उन्होंने दीमापुर में अपने संबोधन में नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की कांग्रेस सरकार की नीतियों पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम माना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। कांग्रेस ने नागालैंड की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया। दिल्ली से लेकर दीमापुर तक इन्होंने परिवारवाद को प्राथमिकता दे रखी थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को ही बदल दिया है। नागालैंड को पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का मौका एनडीए को मिला है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को हम कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटें और दिल से भी दूरी कम हो। 9 सालों में मैं खुद दर्जन बार यहां पर आया हूं। कोरोना काल में यहां की हजारों बहनों के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीधे दिल्ली से यहां आपके खाते में जमा हुए। एक पैसा भी कहीं लीक नहीं हुआ। साथियों, आपको याद होगा राशन को लेकर पहले कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास राशन कार्ड था उसे पैसा देकर भी पूरा राशन नहीं मिल पाता था। आज केंद्र सरकार नागालैंड के हजारों परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है।
पूरा राशन दे रही है। भाइयों और बहनों, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए। तो नागालैंड में प्रधानमंत्री की हुंकार। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया है। पोस्ट बजट वेबिनार के दौरान पीएम मोदी ने कृषि और सहकारिता पर जोर दिया। इसके साथ ही बजट को लेकर कई अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 सालों में हमारा मत्स्य उत्पादन करीब 70 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। 2014 से पहले इतना ही उत्पादन बढ़ाने में 3 दशक लग गए थे। हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में सहकारी क्षेत्र को टैक्स संबंधित राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। सहकारी क्षेत्र के मन में हमेशा से भाव रहा है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बजट में इस अन्याय को भी खत्म किया गया है। के अगले दिन के अखबारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बजट को गांव, गरीब और किसान का बजट कहा गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले, 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हनुमानगढ़ में डोडा की हुंकार देखने को मिली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन राजस्थान। हनुमानगढ़ में किसान संगत दर्शन कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। किसान संगत दर्शन कार्यक्रम में नड्डा ने कहा कि केंद्र ने 4 गुना कृषि बजट को बढ़ाया। किसानों के साथ लंबे समय से छल हुआ था। किसानों की तकलीफ सिर्फ पीएम मोदी ने समझी। राजनीतिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिन कामों को किया है, वह मैं जरूर किसान भाइयों से चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक बहुत से लोग अपने आप को किसान नेता स्थापित करने में लगे और उन्होंने हमेशा किसान की बात की और अपने आप को स्वयंभू किसान नेता कहलाने के लिए भी आतुर रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसान की धरती पर तकलीफ को समझने वाले और धरती पर परिवर्तन लाने वाले सही मायने में किसी ने काम किया तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह मैं गौरव के साथ कहता हूं और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। तो मिशन राजस्थान पर पहुंचे हुए जेपी नड्डा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर की कस्टडी बढ़ा दी गई है। ईडी कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुकेश पर 200 करोड़ की ठगी का आरोप है। महाठग सुकेश पर 200 करोड़ की ठगी का आरोप। ईडी कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया। और जरा हम एमसीडी की बात कर लेते हैं। दरअसल एमसीडी में आज फिर वोटिंग हुई और एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अभी जारी है। आपने 4 उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। 100 से ज्यादा
वार्ड के वोट पड़े हुए हैं और ये काफी दिलचस्प चुनाव है जिसमें आपने देखा कि गहमागहमी सदन के अंदर भी थी, बोतलें एक दूसरे पर पार्षद फेंकते हुए नजर आए थे। और अब एमसीडी में आज भी वोटिंग चल रही है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जारी है। आपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में। कमेटी में 6 सदस्यों को चुनना है, जिनमें से 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली पुलिस ने मोहन गार्डन में प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने के मामले में सफलता हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती चैंपियन को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकुर राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्टल, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। उसने अपने सहयोगी ऋतिक और पीटर बाबा के साथ मिलकर मोहन गार्डन इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की थी। आरोपी ऋतिक पहले भी आर्म्स एक्ट और हरियाणा से मोटरसाइकिल जैकिंग के मामले में शामिल रहा है। द्वारका जिला पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और महाराज के ठाणे से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक बिल्डिंग में निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने में 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। टीम फिलहाल मलबे को हटाने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की भी आशंका है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बदौला बाजार भाटापारा रोड पर बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे और पारिवारिक काम से खिलौरा से अर्जुनी गांव आए हुए थे। मृतक में 4 बच्चे तक शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार के खिलौरा से साहू परिवार के सदस्य पिकअप में सवार होकर अर्जुनी गए थे। देर रात वो वापस लौट रहे थे कि तभी कमरिया में डीपीडब्ल्यूएस स्कूल के पास उनकी पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि पिकअप के पंख अच्छे हो गए। वहीं हरियाणा में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई हैं, कर्मी जुटे हुए हैं। बहादुरगढ़ में ये हादसा हुआ है, जहां पर आप देखिए आसमान में सिर्फ काला धुआं आपको नजर आ रहा होगा। आग बुझाने में फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। वहां पर कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लास्टिक का ये गोदाम जहां पर आग लगी है। तो आपने हरियाणा में आग का तांडव देखा, वहीं आपको अब आग के तांडव की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो राजस्थान की ही हैं। चलिए पहली तस्वीर की हम बात कर रहे हैं जालौर के सांचौर की है, जहां पर मार्केट के गोदाम में आग लग गई। और दूसरी तस्वीर आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही है अलवर की है। यहां पर एक रबड़ की फैक्ट्री जिसमें आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया और वहां पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। वहीं डूंगरपुर में इंदिरा रसोई में आग लगी है। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 होटल के कर्मचारियों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल गाड़ी पार्क करने को लेकर जबरदस्ती मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। अस्पताल में इन तीनों को पहुंचाया गया है। मारपीट का जो सीसीटीवी फुटेज है वो अब सामने आ गया है। पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 पक्ष आपस में गाड़ी पार्क को लेकर भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे तक चले। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये होटल के कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनमें ये मारपीट हुई है। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। आज दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप सभी ने हाल ही की मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4 से 5 साल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक होगा। हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 2047 तक हमारा देश 3rd या 2nd नहीं बल्कि टॉप इकोनॉमी के रूप में दुनिया के सामने होगा। ये उपलब्धि गुरुदेव को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मेरा मानना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए बराबर इफोर्ट करते रहने की जरूरत है। निराश मत होना बच्चों, यही मैं कहना चाहता हूं। इसे अगर आप अपने जीवन में याद रखेंगे तो मैं यह समझूंगा कि आज मेरा आप लोगों के बीच आना यह सफल रहा है, सार्थक रहा है। इसके बाद कही जाने वाली बात आप भूल भी जाएं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सीख आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी और आपको सफलता की राह भी प्रशस्त करेगी। साथियों, मैं कल से ही शांति निकेतन के प्रीमाइसेस में उपस्थित हूं। आमतौर पर मैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में जाता हूं तो सुबह जाकर दोपहर में कार्यक्रम करने के बाद शाम को मैं वापस आ जाता हूं। पर विश्व भारती में आने का जब प्रोग्राम बना उसके लिए मैंने तय किया एक दिन एक्स्ट्रा रखूंगा ताकि मैं विश्व भारती और वहां गुरुदेव को थोड़ा और जान सकूं, समझ सकूं। वैसे विश्व भारती और गुरुदेव को 1-2 दिन में तो नहीं जाना जा सकता है, 1-2 दिन में तो नहीं समझा जा सकता है। ये दोनों एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, इंटरनलाइज करने के लिए हैं, अपने जीवन में उतारने के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। वकील जुगरान चौहान हत्याकांड में बड़ा अपडेट। अपने दर्शकों को बता दें कि पोस्टमार्टम करने पहुंच चुकी है डॉक्टर की टीम। 7वें दिन पोस्टमार्टम के लिए आखिरकार परिजन माने। वकीलों का विरोध प्रदर्शन हालांकि लगातार जारी है। महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें कि 7 दिन से मोर्चरी में शव रखा हुआ था। परिजन इस बात पर अड़े हुए थे कि पहले इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आखिरकार समझाइश में प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी। कब से पोस्टमार्टम शुरू होगा? देखिए, अगर बात करें तो जो महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में जो अधिवक्ता जुगराज चौहान का शव पिछले 7 दिन से रखा हुआ है, आज परिजनों ने जो है पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी और पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से मांगे थी कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जो परिजन है उनको पुलिस की सुरक्षा, क्योंकि इस घर में जो एक जुगराज की हत्या के अलावा उसके पुत्र की भी जो है एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और संदेह यह जताया जा रहा है कि उसकी भी एक्सीडेंट का रूप देकर हत्या की गई थी। ऐसे में जो मांग थी कि इनके परिजनों को जो है पुलिस सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनमें से जो परिवार के लोग हैं उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। प्रशासन की ओर से 2 कांस्टेबल सुबह और 2 रात को उसके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें तो जो सरकारी नौकरी को लेकर भी जो है प्रपोजल सरकार की या प्रशासन की तरफ से सरकार को भेजा जा चुका है। और जो आर्थिक सहायता की अगर बात करें तो उसको लेकर जो है परिजनों ने ये जो सरकार पर भरोसा जताया है कि वे उनकी मांगों को मानेंगे। और चूंकि 7 दिन हो चुके हैं और लगातार जो शव जो है उसको लेकर उनको चिंता थी कि जो धार्मिक रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं उसको निर्वाह करना है और जो शरीर जो है उसको भी जो जिस तरह से मरने के बाद जो उसमें बदलाव आते हैं उसके अंदर उनको था, उसको लेकर जो है परिजनों ने जो है पोस्टमार्टम में सहमति दी और संभवतः जो है अंतिम संस्कार के लिए भी सहमति प्रदान की जा सकती है, उसको लेकर भी जो है बात चल रही है और समझाइश चल रही है। जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वकील जो पिछले 7 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका विरोध जारी रहेगा। क्या उनसे बातचीत नहीं हो पाई प्रशासन की? निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से अधिवक्ताओं का विरोध 2 बातों को लेकर था। एक तो जिस प्रकार से प्रदेश भर में अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके बाद जो 2 बार हड़ताल पहले भी जो जोधपुर हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और एडवोकेट लॉयर्स एसोसिएशन जो है कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जुगराज चौहान की हत्या हुई तो अधिवक्ताओं में एक आक्रोश भड़क गया और सबसे बड़ी मांग जो अधिवक्ताओं की थी इस परिवार को न्याय दिलाने की, इसके साथ ही जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो मांग थी वो पूरे प्रदेश भर में जो है बार एसोसिएशन जो है हड़ताल पर उतर चुकी थी। तो उसको लेकर जो मांग जारी है और उसको लेकर अब प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। जी,
शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वकील मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हमले वकीलों पर हो रहे हैं, एक सुरक्षा का भाव है और लिहाजा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए। और इसी मांग को लेकर लगातार विरोध अभी भी वकीलों का जारी है। फिलहाल परिजन अब पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जुगराज चौहान की दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने हत्या कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टैंड फॉर द इंडिया डायलॉग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल के दौरान भारत सरकार की रणनीति को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन की तारीफ दरअसल उन्होंने की और कहा कि बड़े पैमाने पर भारत ने वैक्सीनेशन अभियान चलाकर 34 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई। साथ ही कहा कि भारत ने सक्रिय और पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होकर संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का अपनाया। इस तरह से कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समग्र प्रतिक्रिया रणनीति अपनाई गई। The national-wide vaccination campaign at an unprecedented scale. While the prime focus of the campaign was always on saving lives, it also yielded a positive economic impact by preventing the loss of $18.3 billion. This resulted in net benefit of $15.42 billion for the nation. और भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां पर एक अधेड़ की इसमें मौत भी हो गई है। पिता पुत्र पर हमला किया गया। भीलवाड़ा जिले के कोटली थाना क्षेत्र का ये मामला है। 2 पक्षों में दरअसल डीजे बनाने को लेकर झगड़ा हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि खून खराबे तक ये मामला पहुंच गया। दोनों पक्षों में विवाद खून खराबे तक पहुंचा। मृतक के शव को फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। चाकूबाजी की वारदात जिसमें एक अधेड़ की मौत की खबर मिल रही है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात यहां पर सामने आई है। पिता पुत्र पर कुछ लोगों ने हमला किया। दरअसल बताया जा रहा है कि एक समारोह था जिसमें डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर खून खराबे तक बात पहुंच गई। राहुल कौशिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, कोई एक्शन लिया गया अब तक इस मामले में? जी, ये भीलवाड़ा जिले के कोटली थाना क्षेत्र की घटना है। 2 दिन पूर्व डीजे पे बजाने के लेकर ये विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि आज सुबह जब पिता और पुत्र घर पे थे, भोजन कर रहे थे, तब अचानक दूसरे पक्ष ने आके उन पे हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के साथ 6-7 जने थे जिन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लाठियों से भी हमला किया गया है और गंभीर रूप से पिता पुत्र घायल हो गए थे। पिता को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। अभी उसके शव को मोचरी में रखवाया गया है। सूत्रों से खबर आ रही है कि कई जो परिवारजन थे उन्होंने 1-2 जनों को वहां पे दर्द दबोचा भी था, जिनको पुलिस को सुपुर्दगी दे दी गई है। हाल फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राहुल, लेकिन ये बताइए कि कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, चूंकि बात, और ये भी बताइए कि ये इतना बड़ा मामला कैसे बन गया? एक डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और उसमें एक व्यक्ति की तक मौत हो जाती है। जी, ये विवाद परसों डीजे बजाने को लेकर हुआ था, पर जो खबर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, कहना कि पहले भी इनकी आपसी रंजिश रही है। वो रंजिश धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो हमला हुआ है वहां तक पहुंच चुकी है। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इंडोनेशिया के तुवले में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि शुक्रवार तड़के इंडोनेशिया के तुवले में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया से 177 किलोमीटर उत्तर में था। फिलहाल भूकंप से नुकसान की खबर नहीं है। वहीं नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान ने बताया है कि इंडोनेशिया के उत्तर में हाल माहेरा द्वीप में शुक्रवार तड़के 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया। और अब बात खाटू श्याम की करते हैं। दरअसल खाटू श्याम जी की भक्ति के रंग में लगातार सराबोर लोग हैं। मेले में श्रद्धालु के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही बाबा के अनोखे भक्त भी हैं जो दिन रात यहां आने वाले श्याम भक्तों के चरणों की सेवा में जुटे हुए हैं। खाटू श्याम जी से रिगंज रोड पर ठीक 3 किलोमीटर पहले श्याम चरण धर्मशाला में करीब 300 बाबा के भक्त हैं जो सिर्फ पैदल यात्रियों के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये लोग दिन रात यहां आने वाले बाबा के पद यात्रियों की पैर दबाते हैं।
और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।